जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, एक स्टूडेंट्स कमेंट की थी जो सर इन्वायरमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स, आप लोग टेंशन ना लें, आपका एग्ज़ाम डेट मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमने डिटेल्स में बात किए थे रूटीन के ऊपर में। मुझे अभी जो मेजर सब्जेक्ट है MJC फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट कब है आप सबको पता है, एग्ज़ाम डेट है 15 तारीख को। क्लियर, एग्ज़ाम कब है 15 को, तो पहले हमको उस पर काम करना है। तो एग्ज़ाम 15 को है, तो हम लोग उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि समय मेरा ये अकाउंटिंग, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ब्रांच का, शाखा का वीडियो अपलोड हो चुका है, IPS का वीडियो अपलोड हो चुका है, HPS का अपलोड कर रहे हैं, कल DPS का डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का अपलोड कर देंगे, फिर डिप्रिसिएशन। इसी बीच में आप लोगों को 10 MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, तो हम कल से परसों तक ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे। ये 15 तारीख के लिए है, फिर 15 और 20 के बीच में 5 दिनों का समय मिल जाएगा। उसमें भी 15 तारीख के रात में ही मार्केटिंग का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है ना, 15 के रात में मार्केटिंग का वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। मिथिला यूनिवर्सिटी का ये जो चैनल है कैरियर पॉइंट नवादा, इससे बेहतर कोई चैनल नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं होता है, कॉपी पेस्ट होता है या जो भी हो। मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ज़रूर आएँ, और आएँ खुद ही नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें इस चैनल से, ये मेरा आग्रह रहेगा। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो एक एक स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, टोटल मिथिला यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहिए। मधुबनी, बेगूसराय, दरभंगा, ये सब, समस्तीपुर, सब जगह पहुंचना चाहिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ से हैं। अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप अपना फीडबैक दें। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को, किराया क्रय पद्धति को। नाम है किराया क्रय पद्धति। थोड़ा बहुत तो हम हिंट दे चुके थे किस्त भुगतान पद्धति में ही, कुछ कुछ आप लोग जान ही गए होंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सिर्फ एक अंतर है, मेनली वो अंतर यही है, जो अगर कोई क्रेता अगर किसी भी किस्त को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उन्हें नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बावजूद अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके संपत्ति को, यानी कि जो वस्तु उन्होंने खरीदा है वो वस्तु उसका जब्त हो जाता है, और उन्होंने जो राशि उस दिन तक दिया हुआ रहता है वो सभी राशि जब्त हो जाती है। किस रूप में? किराया के रूप में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया किराया क्रय पद्धति, या इस सिस्टम का नाम पड़ गया हायर परचेज सिस्टम। आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। देखिए, क्रय विक्रय की कई प्रणालियां प्रचलित हैं, ये मुख्य बातें नहीं है, लेकिन ये लिखने की बात है। जैसे नगद, हम पैसा देंगे सामान लेंगे, उधार सामान लेंगे पैसा बाद में देंगे, ठीक है, लेकिन वन टाइम की बात कर रहे हैं दोनों में। किराया क्रय पद्धति मतलब हम पैसा जो है ना एक बार नहीं देंगे, कुछ दिनों के बाद एक ही बार नहीं देंगे, हम आपको किस्त में एक निश्चित राशि दैनिक, मासिक, छमाही, वार्षिक देंगे। ठीक है ना, एक निश्चित राशि किस्तों में एक निश्चित समय पर हम देंगे। तो वो हो गया किराया क्रय पद्धति। और किस्त भुगतान पद्धति, लीजिंग यानी कि लीज पर भी एसेट दिया जाता है। ये सब प्रचलित प्रणालियां हैं सेल और परचेज का। उसी में किराया क्रय पद्धति हमको पढ़ना है। किराया क्रय पद्धति में क्रेता एवं विक्रेता के बीच इस प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें क्रेता माल का मूल्य, क्रेता यानी कि जो खरीदने वाला होता है, जो गुड्स खरीदता है, उस गुड्स का मूल्य नगद में ना चुकाकर किस्तों में चुकाने का क्या देता है? वचन देता है, एग्रीमेंट करता है। ये किस्तें वार्षिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, कोई भी। ये दोनों के सुविधा पर निर्भर करता है, क्रेता और विक्रेता पर।
इस पद्धति में माल क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है, यानी कि गुड्स जो होता है, जो एसेट होता है, वो क्रेता को यानी कि बायर को, परचेजर को दे दिया जाता है। लेकिन परंतु उसका जो स्वामित्व होता है, यानी कि जो मालिकाना होता है राइट, वो विक्रेता के पास ही रहता है। यानी कि उसका ऑनर कौन होता है? ऑनर होता है सेलर। ठीक है, आप लोग अगर देखे होंगे, हमने देखा है, आप लोग देखें नहीं देखें कमेंट के थ्रू बताइएगा। जो 2 चाबी होता है या 3 चाबी होता है, 2 ही चाबी होता है, 2 चाबी में से एक की क्रेता को देता है और एक की विक्रेता अपने पास रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट में मिस्टेक कीजिएगा, पेमेंट नहीं दीजिएगा, एक चाबी रहेगा, गाड़ी आप जहां लगाएंगे वहां से स्टार्ट करके वो ले आएगा अपने एजेंसी पर। ठीक है ना, स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। क्रेता को माल की सुपुर्दगी के साथ ही किसका? उसके प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि सुपुर्दगी, माल की सुपुर्दगी देने के बाद उसके प्रयोग का अधिकार हो जाता है। परंतु क्रेता द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान करने पर स्वामित्व हस्तांतरण होता है। अंतिम किस्त का भुगतान हो जाने पर क्रय पूरा हो जाता है। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान करने में चूक करता है तथा पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो भुगतान की गई किस्तों को किराए के रूप में माना जाता है। इसलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कुछ शर्त की बात यहाँ पे हो रहा है। किराया विक्रेता अर्थात माल का स्वामी किराया क्रेता को माल की सुपुर्दगी देगा, यानी कि एसेट ट्रांसफर करेगा, स्वामित्व नहीं। ठीक है, वस्तु की कीमत का भुगतान किस्त में किया जाएगा। हम जान ही रहे, बस की पॉइंट समझिए होगा। माल का स्वामित्व क्रेता को तभी प्राप्त होगा जब टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट कर देगा। आगे है, प्रत्येक किस्त को किराया समझा जाता है, यानी कि जो जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना, वो आपका रेंट हुआ, हायर हुआ, नहीं कि आपका वो एसेट का ऑनर। ठीक है, किराया क्रेता द्वारा किस्त न चुकाए जाने पर किराया विक्रेता को माल जब्त करने का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए। कुछ विद्वान कार्टर और J.R. बॉटली बॉय ने डेफिनेशन दिया, वो आप देख लीजिए। किराया क्रय पद्धति की कुछ विशेषता है। पहला, समझौता। किराया क्रय पद्धति पर क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता में समझौता होने की 2 पक्षकार होते हैं। एक होते हैं बायर और एक पक्षकार होते हैं सेलर। दोनों के बीच में एक समझौता होता है, यानी कि एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेल होता है। ठीक है, आगे है सुपुर्दगी पर भुगतान, यानी कि क्या होता है? समझौते के आधार पर माल की सुपुर्दगी के समय क्रेता यानी कि खरीदने वाला माल के विक्रेता को एक निश्चित राशि चुकाता है, जिसको हम लोग शाइनिंग अमाउंट या कैश डाउन या डाउन पेमेंट हम लोग अमाउंट अपने यहाँ जानते हैं डाउन पेमेंट के रूप में। क्लियर हो गया। आगे है किराया क्रय मूल्य का नगद मूल्य से अधिक होना, यानी कि हायर परचेज प्राइस जो है हमेशा कैश प्राइस से अधिक होगा। सुबह में हम बताए थे आप लोगों को क्या होता है। 1,25,000 का जो गाड़ी है ना, ये कैश में मिल रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट आप प्लस कर दीजिए। मान लीजिए 20,000 इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1,45,000 रुपया हो गया हायर परचेज प्राइस। क्लियर। चलिए, तो अगला उधार बिक्री होता है, ये हम समझ ही रहे हैं। भुगतान किस्त में होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं। माल के प्रयोग का अधिकार तो क्रेता को मिल जाता है, लेकिन ऑनरशिप विक्रेता के पास ही रहता है। क्लियर। विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता है। कब होता है? जब आप पेमेंट करने में चूक जाएंगे, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका माल वापस हो जाएगा। किस्तों को विक्रेता द्वारा जब्त करना, अगर आप पूरे किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो आपने जो राशि चुकाया है वो आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। ये विशेषता हो गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में अंतर। ये अंतर हमको देखना बिल्कुल जरूरी है। चूंकि देखिए, एक बात और समझा देता हूं। पहले क्या होता था, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था और एक क्वेश्चन का आंसर हमको लिखना होता था 3 से 4 पेज में। ठीक है, 3 से 4 पेज में। लेकिन अब क्या हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया, मार्क्स को भी डिवाइड कर दिया, तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। चूंकि हमको यहाँ पे पूरे चैप्टर को कवर करना है, इसलिए हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको अगर पूरा आइडिया होगा तो आप अगर पार्शियली क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, या किराया क्रय पद्धति की विशेषता को लिखें, या सुपुर्दगी क्या होता है,
तो हम तो समझा रहे हैं ना एक एक बात को, आपको लिखना है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन लिख कर फिर आंसर लिखेंगे। अगर ऐसा ही ठीक है तो ठीक है। देखिए पढ़ाई जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप भी क्वेश्चन पूछें, हम भी जवाब दें। लेकिन अभी यूट्यूब में क्या होता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, आप बाद में देखेंगे, वहाँ आपको कोई डाउट होगा तो आप किससे पूछेंगे। तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन दिया हूँ जो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में हम डिफरेंस को देख लेते हैं। पहला अंतर का आधार प्रकृति पर चलते हैं। तो किराए का अनुबंध होता है जो बाद में बिक्री के सौदे में परिवर्तित हो, यानी कि बिक्री के सौदे में परिवर्तित कब होगा, जब पूरा किस्त का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग से ही बिक्री का अनुबंध होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये किराए का अनुबंध हुआ, ये बिक्री का अनुबंध हुआ। अगर एक वर्ड में, ये किराए का अनुबंध, ये बिक्री का अनुबंध। क्यों, क्योंकि ये मतलब जब एग्रीमेंट होता है ना तो इससे ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि सेल हो गया, ये अंतिम किस्त तक सेल नहीं माना जाता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस। आगे स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑनरशिप, समझ चुके। इसमें अंतिम किस्त के पेमेंट के बाद होता है, इसमें तुरंत हो जाता है। क्लियर है, याद रखने में हम छोटा छोटा बात बता रहे हैं आप लोगों को। आगे है, इसमें क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान न किए जाने पर विक्रेता माल को वापस ले सकता है। इसमें भी ले सकता है, लेकिन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बकाया के लिए मुकदमा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एसेट वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे, अंतिम किस्त भुगतान करने से पहले यदि किसी भी समय क्रेता द्वारा माल गिरवी रख जाता है तो या बेचा जाता है तो यह दूसरा व्यक्ति इस माल पर शेष स्वत्वाधिकार नहीं होता। यानी कि हम कहने का मतलब है, ए से खरीदा बी, अब बी से खरीद लिया सी, तो सी मालिक नहीं होगा, सी को भी ए से शर्त फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें निक्षेप गृहीता होता है, इसमें क्रेता जो है निक्षेप गृहीता होता है, इसमें क्रेता निक्षेप गृहीता नहीं बल्कि संपत्ति का ऑनर हो जाता है, ठीक है। तो यही सब क्या है, डिफरेंस है। तो आप लोग देख लें, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एग्जाम 15 को है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 2 में हम स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड करेंगे, इसीलिए आप लोगों को इस चैनल पे रहना ही है, क्योंकि कॉमर्स के लिए ही है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।